सी, जैसा कि आप सभी को पता है, इस कंप्लीट ट्रेनिंग के अंदर हम 3 पार्ट को कवर करेंगे, राइट? तो इस ट्रेनिंग का जो नेम है हमारा, एज यू ऑल नो, दैट इज स्केचअप प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स विद एंडस्केप एंड वी-रे। अभी आप सभी इस कोर्स के अंदर आए हैं, तो आप सभी को पता होगा कि स्केचअप क्या है, एंडस्केप क्या है, वी-रे क्या है, राइट? स्टार्ट से चलेंगे, बेसिक्स हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, ये जो ट्रेनिंग होगी उसको हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। अभी जैसे कि आपको स्क्रीन के अंदर दिख रहा है, फर्स्ट वन इज स्केचअप, एंडस्केप एंड वी-रे, बट ये हमारे सॉफ्टवेयर हैं। ये जो ट्रेनिंग होने वाली है उसके अंदर आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मॉडलिंग, कि कैसे आप कंप्लीट मॉडल को डिजाइन करते हैं। सेकेंड वन इज रेंडरिंग एंड थर्ड वन इज लेआउट। अभी इन टर्म्स का मतलब हम समझते हैं। जैसे मैंने बात कर रही यहाँ पे मॉडलिंग के बारे में, छोटा सा पार्ट हो गया, बट अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मॉडलिंग को डिवाइड करना है, तो आप उसको किस किस टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपको क्या करना है, एक एक्सटीरियर का एलिवेशन डिजाइन करना है। तो उसमें हम डायरेक्टली तो ये नहीं बोलेंगे ना कि हमें मॉडलिंग करना है, तो आपने क्या किया, प्लान लिया एंड देन आपने उसको मॉडल कर दिया। उसको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, ठीक है? इसको हम तीन से 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर डिजाइन के बारे में। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, किसी भी आप मॉडल को डिजाइन करते हैं, जैसे मैं एक्सटीरियर एलिवेशन का एग्जांपल ले रही हूँ, तो उसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले प्लानिंग को इम्पोर्ट किया। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑटोकैड का प्लान बनाते हैं, राइट? कि कहाँ पे आपका बेडरूम होने वाला है, कहाँ पे आपकी लिविंग होने वाली है, कहाँ किचन होने वाली है। वो जो पार्ट होता है आपका, वो होता है आपका ड्राफ्टिंग के अंदर। अगर हम बात करते हैं 3D सॉफ्टवेयर के बारे में, तो पहला स्टेप हमारा क्या रहता है, स्ट्रक्चर को डिजाइन करना। मीन्स जैसे हमने प्लान को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट कराने का मतलब क्या होगा कि आपने क्या किया, दूसरे सॉफ्टवेयर से एक चीज आपने क्रिएट करी, आपने प्लान को क्रिएट किया एंड देन आपने मॉडलिंग स्टार्ट करने से पहले, उसका 3D बनाने से पहले उस प्लान को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डाला। दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट करना। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या रहेगा, आपने अपना कंप्लीट बेसिक मॉडल लिया एंड आपने क्या किया, अपने ऑटोकैड प्लान के अंदर उसको इंपोर्ट किया। पहला स्टेप आपने ये किया। अभी मतलब इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पे वॉल्स वगैरह को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कहाँ पे ओपनिंग देनी है, जैसे विंडो है, अभी नॉर्मली विंडो सभी इक्वल साइज की नहीं होती ना, कहीं पे विंडो के अंदर जैसे वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइड करनी है, तो वहाँ पे उसकी लेंथ एंड विड्थ अलग रहेगी, उसकी डेप्थ अलग रहने वाली है। ठीक है, लिविंग के अंदर अगर आप बना रहे तो वहाँ पे उसकी चीज़ें अलग रहने वाली हैं। ठीक है, आप बेडरूम के अंदर बना रहे तो वहाँ पे उसकी जो डायमेंशंस होता है वो अलग रहने वाली हैं। तो सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कहाँ आप उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं। अभी जैसे इसी का एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे डबल डोर होता है, एक सिंगल डोर होता है, तो वहाँ पे भी ओपनिंग की जो डेप्थ होती है, जो विड्थ होती है, वो अलग अलग होती है ना? तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, स्ट्रक्चर को डिजाइन करना। मॉडलिंग का फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, स्ट्रक्चर को डिजाइन करना। मींस कहाँ पे आपकी वॉल आने वाली है, कितनी आपकी ओपनिंग्स होने वाली है, कहाँ आप रूफ बना रहे हैं, स्लैब आपको कितना बनाना है, लिंटल लेवल क्या होने वाला है। अगर स्टेयर्स हम बना रहे हैं तो स्टेयर बनाने के लिए अब जब हम रूफ बनाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे बेडरूम है, बेडरूम के ऊपर आपको रूफ मिलती है, बट स्टेयर वाले केस में नहीं मिलती है ना, वहाँ पे हमें ओपनिंग देनी होती है। तो ये जितना भी प्रोसेस होता है ना, ये हमारा होता है स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के अंदर। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, मॉडलिंग के अंदर हमने स्ट्रक्चर को डिजाइन किया, देन हमने कंप्लीट मॉडल को प्लेस कर दिया। मींस जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर बनाया, देन हमने ग्राउंड फ्लोर की रूफ बनाई, देन हमने फर्स्ट फ्लोर बनाया, हमने फर्स्ट फ्लोर की रूफ बनाई। फाइनली सपोज कीजिए आपकी G+1 ही है, तो आपने ग्राउंड फ्लोर बना लिया, आपने फर्स्ट फ्लोर बना लिया, देन आपने मुमटी को क्रिएट किया। ठीक है, मुमटी के ऊपर जैसे स्टेयर जो होता है उसके आसपास का जितना भी एरिया होता है उसे मुमटी बोलते हैं। ठीक है, वो आपने बनाया, उसकी आपने रूफ बनाई। तो अभी तक आपने जितना भी स्टेप किया ना, ये जस्ट आया कि आपने स्ट्रक्चर को डिजाइन किया। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि ओनली हम वॉल्स को तो नहीं खड़ा कर सकते, जिसको तो हम मॉडलिंग नहीं बोलते ना। मॉडलिंग के अंदर तो आपको काफी सारी टाइप की चीजें डिजाइन करनी होती है। जैसे आपको फसाड डिजाइनिंग करनी है, किस टाइप की विंडो आने वाली है, रेलिंग्स आप बना रहे तो ग्लास की पैनल्स आप लगा रहे हैं। ठीक है, आप वहाँ पे MS पाइप का यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा आप वहाँ पे रेलिंग्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो ये जितना भी पोर्शन होता है आपका, ये होता है आपका एक मॉडलिंग के अंदर डिटेलिंग का पोर्शन ऐड करना। सो सेकेंड स्टेप हमारा ये रहता है। देन थर्ड स्टेप हमारा क्या रहेगा, वहाँ पे मटेरियल को प्रोवाइड करना।
अभी मटेरियल को प्रोवाइड करने का मीनिंग क्या है? मटेरियल को प्रोवाइड करने का मीनिंग ये है कि आपने एक्सटीरियर को डिज़ाइन कर लिया, आपने कम्प्लीटली डिज़ाइन कर लिया, कहाँ पर आपको मतलब प्लास्टर मटेरियल देना है, कहाँ पर आपको कलर अप्लाई करना है, कहाँ आप वॉलपेपर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज स्मॉल पोर्शन के अंदर हम वहाँ पे वॉलपेपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जाली को प्लेस करना है, तो वो तो हमारा कंपोनेंट प्लेसमेंट के अंदर ही आ गया। सेकंड स्टेप में हमने बात करी। थर्ड स्टेप हमारा मेनली मटेरियल है, तो उसके अंदर वही सारी चीज़ें आती हैं कि कौन से कलर का वॉल पेंट आप अप्लाई करना चाहते हैं, किस तरीके का आप मटेरियल वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये जितना भी वर्क होता है ना, वो आपका आता है मटेरियल के अंदर कि अब आपको वुड का यहाँ पे अप्लाई करना है, वुड पैनल्स आप लगाना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सेरेमिक टाइल्स वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, बिकॉज अभी तो हम टाइल्स वगैरह भी यूज़ करते हैं एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए, है ना। जैसे बैम्बू की टाइल्स आती है, बैम्बू शेप की टाइल्स आती है आपके पास कि आपने वहाँ पे उसको लगा दिया, एंड अगर हम उसको दूर से देख रहे हैं तो वो क्या कर देती है, एक बैम्बू टाइप का एक इफेक्ट क्रिएट कर देती है वहाँ पे। तो ये जितना भी पार्ट आपका रहने वाला है, ये आपका कंप्लीट रहेगा मटेरियल का टॉपिक। ये अभी हम बात कर रहे हैं मॉडलिंग के बारे में। अभी इसके अंदर आपका रहने वाला है कंपोनेंट प्लेसमेंट। कंपोनेंट प्लेसमेंट मीन्स कि अगर आप एक्सटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं तो एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपको ओनली हमारा मॉडल को डिज़ाइन नहीं करना है, आपको डिफरेंट कंपोनेंट को भी प्लेस करना है। जैसे आप एक्सटीरियर बना रहे थे, एक्सटीरियर के अंदर आपने वॉल्स बना दी, एक स्टेप आपने कर लिया। देन आपने क्या किया, वहाँ पे मटेरियल को प्रोवाइड कर दिया। थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा वहाँ पे कि आपको डिफरेंट लाइट्स को प्लेस करना होगा, है ना, लाइट को प्लेस करना। इसके अलावा क्या हो सकता है, हमारा जैसे बैल्कनी वाला पोर्शन है, ठीक है, तो वहाँ पे आपने चेयर्स वगैरह लगा दी, आर्म चेयर लगा दी, कोई आपने शैंडलियर लगा दिया वहाँ पे। तो ये जितनी भी चीज़ों को प्लेस करना होता है ना, ये हमारा होता है कंपोनेंट प्लेसमेंट, ठीक है। 4 स्टेप आपको क्लियर हुए। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हमारे मॉडल पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन ओनली मॉडलिंग करना इज नॉट इनफ। हमें क्या करना होता है, साइट को भी डिज़ाइन करना होता है। आप समझ पाएंगे इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप ओनली अपने मॉडल पे वर्क कर रहे हैं, आपने पीछ साइड का जितना भी पोर्शन दिख रहा है वो आपको कम्प्लीटली ब्लैंक विजिबल हो रहा है, ठीक है, तो उसका कोई आपको अच्छा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, वो बहुत बेसिक सी चीज़ लगेगी। लेकिन वहीं पे अगर आपने अपने लैंडस्केप को डेकोरेट किया है तो उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपका ऐड होता है। जैसे आपने ग्रास वहाँ पे अप्लाई कर दिया, आपने डिफरेंट ट्रीज़ को प्लेस कर दिया, आपने अपने मॉडल के साइड में पार्क वगैरह को डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। इसके अलावा आपने डिफरेंट हाउस के मॉडल्स वहाँ पर प्लेस कर दिए, या फिर कुछ और आपने वहाँ पे प्लेस किया, मीन्स आपने क्या किया, अपनी साइट को डेकोरेट किया। तो ये जितना भी पोर्शन आता है ये आपका साइट डिज़ाइनिंग में आता है। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें करी दैट इज़ मॉडलिंग, मतलब अभी तक आप क्या कर रहे हैं, कम्प्लीटली मॉडल आप अपना बना रहे हैं। अभी तक हम उसमें किसी और चीज़ में हमने शिफ्ट नहीं किया है, ठीक है। जहाँ पर मैंने बात करी लाइटिंग के बारे में, मैंने बीच में एक वर्ड को इंक्लूड किया था कि आपको लाइटिंग को भी प्लेस करना होता है। तो लाइटिंग को प्लेस करने का मीनिंग मेरा ये नहीं था कि आप वहाँ पे लाइट को लगा देंगे। लाइटिंग को प्लेस करने का मीन्स मेरा ये था कि जस्ट आपको एक कॉम्पोनेंट ऐसा लेना है कि कहाँ कहाँ पर आप लाइट को प्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो जितना भी आपका स्टेप होने वाला है ये आपका होने वाला है कि कहाँ पे आप उसको लगा रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पे रेंडरिंग को लेना। तो रेंडरिंग के लिए आपके पास 2 प्लगइन है, ठीक है। अभी तक हम जितना भी काम कर रहे थे वो हम किसके अंदर कर रहे थे, स्केचअप के अंदर। अभी तक हम जस्ट डिज़ाइन कर रहे थे, लेकिन उसको एक्चुअली में एग्जीक्यूट कैसे करना है ताकि आपको एक फाइन रेंडरिंग मिले। तो उसके लिए आपके पास 2 प्लगइन होते हैं, एंडस्केप होता है आपके पास, एंड सेकंड होता है वी रे। अगर मैं आपसे नॉर्मली बात करूँ, मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बताऊँ तो ओनली 2 प्लगइन्स आपके पास नहीं होते हैं, बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं। जैसे लूमियन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, एंडस्केप के बारे में, वी रे के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा D5 रेंडर होता है, ठीक है। इसके अलावा एक करोना रेंडर है, बट करोना रेंडर जो है आपका, करोना जो इंजन है ये आपका स्केचअप के लिए वर्क नहीं करता है। इसके लिए आपको 3ds Max आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मे बी ये रेविट के साथ भी वर्क करता है, बट आई एम नॉट श्योर। स्केचअप के लिए आप एंडस्केप का यूज़ कर सकते हैं, वी रे का यूज़ कर सकते हैं, लूमियन का कर सकते हैं, D5 का ही कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे टाइप के आपके पास इंजन होते हैं, तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। बट इस ट्रेनिंग के अंदर हम 2 रेंडर इंजन को कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज़ एंडस्केप एंड सेकंड वन इज़ वी रे। तो इन दोनों प्लगइन्स की हेल्प से कैसे आप रेंडर को लेंगे, ठीक है,
और ओनली रेंडरिंग को लेना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज ये जो दोनों इंजन होने वाले हैं ना, इसके अंदर आपको इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलने वाला है जो आपको स्केचअप में नहीं मिलता है। जैसे मैंने आपको एक पॉइंट बताया था साइट को डेकोरेट करना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉक्सीज का यूज़ करना होगा या फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स का यूज़ करना होगा। बट अगर आप बहुत ज़्यादा मॉडल्स को इंपोर्ट कर लेंगे तो आपकी फाइल भी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी। मानते हैं आप इस चीज़ को कि अगर आप अपना मॉडल बना रहे हैं, वहीं पे आप एक और, मैंने जैसे बोला कि अपने साइड में मॉडल को प्लेस कर दिया, आपने ट्री को प्लेस कर दिया, तो जितने ज़्यादा आप वहाँ पे मॉडल को प्लेस कर रहे हैं उतनी ही फाइल आपकी हैवी होती जा रही है, राइट। लेकिन एंडस्केप एंड वी-रे की क्या होती है, खुद की लाइब्रेरी होती है। एसेट लाइब्रेरी हम बोलते हैं एंडस्केप के अंदर, एंड कॉस्मोस लाइब्रेरी का ऑप्शन होता है आपके पास वी-रे के अंदर। इन दोनों का मतलब क्या है, मतलब मैंने आपको बोला कि आपको लाइब्रेरी मिल रही है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि आपके पास वहाँ पे जो प्रॉक्सीज होती है ना, प्रॉक्सी का मतलब मैं आपको बताती हूँ। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक ट्री लिया, ठीक है, अभी ट्री के अंदर पॉलीगन्स के बारे में आप सभी को पता है ना, कि पॉलीगन क्या होता है, कि एक फेस को हम बोलते हैं पॉलीगन। अभी जैसे सपोज कीजिए एक लीव है, तो एक लीव का एक पॉलीगन है, तो ट्री के अंदर तो कितनी ज़्यादा लीव्स होती हैं, तो कितने ज़्यादा पॉलीगन होंगे, और हर एक पॉलीगन अपने आप में एक साइज कंटेन करता है, ठीक है, हर एक पॉलीगन का अपने आप में एक अमाउंट होता है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पॉलीगन्स आपके ऐड होते जाएंगे उतनी ही फाइल आपकी हैवी होती जाएगी। तो मैंने तो बोला कि अभी आपको ओनली एक ही ट्री को लेना है, बट एक ट्री तो इनफ नहीं है ना, आपको काफ़ी सारे ट्रीज को प्लेस करना, अगर आपको साइट डेकोरेट करनी है, आपको दूसरे मॉडल्स को प्लेस करना है, तो वहाँ पे आपकी फाइल हैवी हो रही है। लेकिन अगर आप उसी मॉडल को प्रॉक्सी की फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो प्रॉक्सी की फॉर्म में यूज़ करने से क्या होगा, उसका फाइल साइज रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है आपको, फाइल साइज रिड्यूस होने का मीनिंग क्या होगा, कि रेंडर के अंदर तो आपको एज इट इज इम्पैक्ट मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि उसका जो पॉलीगन साइज होगा, जो फाइल साइज होगा, वो उसका रिड्यूस हो जाएगा। उसकी हेल्प से क्या होगा कि आपका फाइल जो है, ओवरऑल जो फाइल साइज है, वो आपका हैवी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपको कौन प्रोवाइड करता है, एंडस्केप एंड वी-रे करता है। बहुत सारे इसके हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इसकी वजह से हम इन दोनों को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। यहीं पे इन दोनों प्लगइन्स की हेल्प से, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप डिफरेंट मॉडल्स को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप की लाइटिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। अभी लाइटिंग को भी आप डिवाइड कर सकते हैं कि बहुत सारे टाइप की लाइटिंग होती है। जैसे आपने, अगर आप नॉर्मली, हम इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में देखते हैं, जैसे हम नॉर्मली घर पे
आप ये बोल सकते हैं, आप अगर आप बोल रहे हैं ना कि हैवी के मामले में, तो हैवी इसलिए पड़ जाता है बिकॉज वीरे जो है आपका ट्रू कलर जनरेट करता है। ट्रू कलर जनरेट करने का मीनिंग क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको बोला रॉयल ब्लू कलर, ठीक है। अगर आप दोनों ही केस में रेंडर कर रहे हैं, आपने सेम मॉडल लिया है, एक बार आप रेंडरिंग कर रहे हैं एंडस्केप के अंदर, एक बार आप रेंडरिंग कर रहे हैं वीरे के अंदर, तो वहां पे ना आपको डिफरेंस दिखेगा कलर के अंदर। वीरे आपको एक ऐसी रेंडरिंग प्रोवाइड करेगा जहां पर आपको लगेगा कि हाँ, अगर मैं एक्चुअली में अपने घर को बनवाता हूँ इंटीरियर में इवन एक्सटीरियर में, तो आपको इस टाइप का कलर वहाँ पे मिल रहा है। लेकिन एंडस्केप के अंदर थोड़ा सा वो चीज़ लो आ जाती है, बट एंडस्केप को हम ये नहीं कह सकते कि कहीं पे भी वो वीरे से कम है, बिकॉज एंडस्केप के अंदर फीचर होता है वॉक थ्रू को क्रिएट करने का, वो चीज़ आप वीरे में नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे एंडस्केप जो है ना, वहाँ पर आपको रेंडरिंग जो टाइम होता है ना, रेंडर करने के लिए टाइम जो आपको प्रोवाइड कराना होता है वो बहुत कम होता है। आप 30 से 40 सेकेंड भी देते हैं ना, तो वो ईजिली एक इमेज को रेंडर कर सकता है। वीरे के अंदर क्या होता है, आपको मिनिमम टू मिनिमम वहाँ पर आपको 20 मिनट्स तो देने ही होंगे अगर आपको एक नॉर्मल क्वालिटी की इमेज चाहिए ना। और अगर आप हाई क्वालिटी रखते हैं, सपोज कीजिए मैंने रेजोल्यूशन को 4K तक ले गई, एंडस्केप के अंदर वही रेंडरिंग आपको 2 से 3 मिनट में मिल जाएगी 4K के अंदर। वीरे के अंदर आपको हो सकता है आर भी देना पड़ जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंडस्केप के अंदर वॉक थ्रू बनाना बहुत ईजी है। आप 10 मिनट देंगे, आपको ईजिली एक सिंपल सा प्लेन वॉक थ्रू मिल जाएगा। वीरे के अंदर उसी प्लेन वॉक थ्रू को बनाने के लिए आपको मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ 6 से 7 घंटे देने होंगे। समझ रहे हैं आप? तो वो चीज बहुत मैटर करती है कि एक जगह पे आप 6 से 7 घंटे दे रहे हैं, एक जगह पे आप ओनली 10 से 15 मिनट दे रहे हैं। तो टाइमिंग के मामले में एंडस्केप बहुत अच्छा है बिकॉज क्विक रेंडरिंग मिलती है आपको उसके अंदर, बट वीरे के अंदर वो चीज़ आपको नहीं मिलती है। लेकिन ट्रू कलर को अगर आपको जनरेट करना है, आपको डिटेलिंग को ऐड करना है, आप मोर रियलिस्टिक फॉर्म लेना चाहते हैं अपने रेंडर की, तो आप वीरे को प्रेफर कर सकते हैं वहाँ पे। एंडस्केप, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि दोनों ही सॉफ्टवेयर का अपना अपना रोल है। एंडस्केप पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप उसमें वॉक थ्रू बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका जो इमेज है वो बहुत अच्छा दिखे, तो आप वीरे का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक रीज़न और है, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपके पास सिस्टम है, आपके पास इतनी कॉन्फ़िगरेशन है कि आप इजीली एंडस्केप को रन कर सकते हैं, बट कुछ सिस्टम के अंदर आप एंडस्केप को रन नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर आप वीरे को प्रेफर कर सकते हैं। 30-35 हज़ार का भी आपके पास बजट है तो आप इजीली लैपटॉप परचेज कीजिए, इवन आप पीसी परचेज कीजिए, आप उसमें वीरे रन कर लेंगे। बट एंडस्केप के लिए आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है। मिनिमम आपको 2 GB का ग्राफिक कार्ड तो चाहिए रन करने के लिए। मैं आपको स्पीड के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं ओनली आपको बता रही हूँ कि आपको रन करने के लिए एंडस्केप को 2 GB मिनिमम ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है। 4 GB होगा, 6 GB होगा तो आप इजीली सॉफ्टली रेंडर कर पाएंगे, बट 2 GB आपको मिनिमम चाहिए। वीरे के अंदर नहीं भी होगा ग्राफिक कार्ड तो भी वो आपका रन करेगा। ये डिफरेंस है इसके अंदर। देखिए, तो अभी तक हम 2 पार्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट मॉडलिंग, सेकंड रेंडरिंग। रेंडरिंग के अंदर भी हमने 2 पार्ट को डिस्कस किया, वॉक थ्रू एंड रेंडर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अच्छा, थर्ड पार्ट जो होने वाला है ट्रेनिंग का, दैट विल बी लेआउट। अच्छा, लेआउट का मतलब क्या है? जैसे आपने कंप्लीट 3D मॉडल को डिज़ाइन किया, अभी आपको उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है, तो डिटेल प्रोवाइड करने के लिए आपको लेआउट का यूज़ करना होता है। अच्छा, डिटेल के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सपोज कीजिए आपने एक्सटीरियर पे ना कोई कलर लगाया हुआ है, ठीक है, कोई भी ब्लू कलर है, अपना भी कलर होता है, उनका अपना अपना कोड होता है। तो उन कोड के ऊपर आपको उसका डिटेल बताना होता है कि भाई ये कलर मैंने यूज़ किया है, ये इसका कोड है। सो इन केस रेंडरिंग के टाइम पे कोई भी चेंजमेंट आ गया, जैसे आप पोस्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको चेंजमेंट दिख रहा है, ठीक है। तो ये जितना भी पार्ट होने वाला है ये आपका लेआउट के अंदर होने वाला है कि कौन सा कलर आपने प्रोवाइड किया है। कोई वॉल है वो आपकी नॉर्मल लेवल से 3 इंच आगे की तरफ है, तो वो आपको बताना होगा। तो ये जितना भी पार्ट होगा आपका, ये आपका लेआउट के अंदर होगा। क्लियर है आपको कि इस पूरी ट्रेनिंग में हम कैसे कैसे वर्क करेंगे? फर्स्ट स्टेप हमारा मॉडलिंग रहेगा जो कि कम्प्लीटली हम स्केचअप में करेंगे। सेकंड स्टेप हमारा यहाँ पे रेंडरिंग होगा जो हम एंडस्केप एंड वीरे के अंदर जनरेट करेंगे। एंड थर्ड स्टेप आपका यहाँ पे रहेगा लेआउट का, डिटेल प्रोवाइड करना, जो कि हम लेआउट के अंदर करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और
कि जैसे आपने 3ds मैक्स के बारे में सुना होगा, तो 3ds मैक्स में क्या है ना, खुद का रेंडर इंजन है उसका, जिसे मेंटल रे बोलते हैं। अगर कि कोई 3ds मैक्स यूज़ करता है तो उसको पता होगा उसके बारे में, बट स्केचअप का कोई रेंडर इंजन नहीं है, इसीलिए हमें वी-रे या एनस्केप की हेल्प लेनी पड़ती है। बट आई होप कि जो ट्रिम्बल कंपनी है जिसका सॉफ्टवेयर है स्केचअप, वो फ्यूचर में इसे लॉन्च करे, बट एट प्रेजेंट हम एनस्केप या वी-रे का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एनस्केप एंड वी-रे एंड स्केचअप कि कैसे हम वर्क करने वाले हैं। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको कुछ एक्सटेंशन भी कवर कराने वाली हूँ। मीन्स कि ओनली जो स्केचअप है ना, वो एक बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आप 10 से 15 दिन भी देंगे उसे तो भी आप इजीली सीख पाएंगे, बिकॉज टूल्स उसके अंदर कम हैं। बट दैट डजंट मीन कि आप उसके अंदर टूल्स को ऐड नहीं कर सकते। आप टूल्स को ऐड कर सकते हैं। स्केचअप के अंदर उसका क्या है, एक खुद का एक्सटेंशन वेयर हाउस है। ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, उस पर टूल्स को ऐड कर सकते हैं। तो उन टूल्स को आपको कैसे ऐड करना है, कौन कौन से टूल है जिसकी हेल्प से आप अपने सॉफ्टवेयर को और ज़्यादा रिच और फीचरिस्टिक बना सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप मॉडलिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट कर सकते हैं। मीन्स आप इजीली डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मॉडलिंग के अंदर कुछ ऐसे फंडाज होते हैं जिनके ऊपर हमें वर्क करना होता है, तो उन एक्सटेंशन के बारे में हम जानते हैं। तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया, एक सीरियल को डिज़ाइन करना। तो सपोज कीजिए मैंने आपको बोला कि आपको विंडो डिज़ाइन करनी है, तब क्या करेंगे, नॉर्मल स्केचअप के टूल्स लेंगे। आपने रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल को एक्सट्रूड किया, देन आपने उसके अंदर कटिंग प्रोवाइड करी, देन आपने उसके अंदर पैनल्स बनाए, देन आपने उसमें ग्लास फिट किया। ठीक है, बेवलिंग अगर आपको देनी है, आपने बेवलिंग को प्रोवाइड किया, आपने चैम्फर प्रोवाइड किया। बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत लेंदी प्रोसेस है, लेकिन उसी स्टेप को अगर मैं बोलूँ कि जितना भी स्टेप आपने किया आप सिंगल क्लिक में कर सकते हो, कितना अच्छा हो जाएगा आप सभी के लिए, है ना। तो उसी के लिए हमारा पहला एक्सटेंशन आता है 1001 बिट टूल, जिसके अंदर आपको इतने ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। मैंने आपको बोला कि ठीक है, आप जैसे सपोज कीजिए मैंने रोहित को बोला, रोहित आपको क्या करना है, एक विंडो बनानी है। तो एक तो वो क्या कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया स्केचअप का यूज़ कर रहा है। दूसरा उसने क्या किया, एक शेप बनाई रेक्टेंगल की, क्लिक किया, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करी कि मुझे इतना पैनल चाहिए, मुझे इतनी डेप्थ देनी है, इतना एक्सट्रूजन देना है, इस टाइप का चाहिए, और क्लिक कर दिया। ठीक है, दो स्टेप है, एक तो वो जनरेट कर रहा है, एक सिंपल हमने प्रोवाइड किया और उसके अंदर बना दिया। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक इजी मेथड पड़ा ना। तो इसके लिए हम एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर और ज़्यादा रिच बन जाता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको बोला कि आपको स्टील की स्टेयर्स डिज़ाइन करनी है, तो आप स्टील के लिए सबसे पहले स्टेयर बना रहे हैं, देन आप उसमें राइजर की हाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप उसमें ट्रेड बता रहे हैं, आप डिस्टेंस बता रहे हैं, आप हाइट बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप बता रहे हैं वहाँ पे। सेकंड आपने क्या किया, एक ऑप्शन तो ये है आपके पास, ये ऑप्शन आपका कभी बंद नहीं होगा। बट अगर आप यूज़ करते हैं 1001 बिट टूल का, तो वहाँ पर क्या करेंगे, आप सिंपली सिंगल क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपने डिटेल्स प्रोवाइड करी और वहाँ पर आपकी स्टेयर बन गई। कितना अच्छा यूज़ है एक्सटेंशन का। इसी के तरह बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, रूफ डिज़ाइनिंग करनी है, तो आप रूफ डिज़ाइनिंग सिंगल क्लिक में कर सकते हैं। वो सारे ऑप्शन आपको बिट टूल के अंदर मिलते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट आपको करना है, आपको फिलेट करना है किसी चीज़ को, आपको चैम्फर करना है किसी चीज़ को। फिलेट चैम्फर का मतलब क्या होता है, एजेस को राउंड करना, समझ गए आप। बिकॉज जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे कंप्लीट वर्ल्ड के अंदर कोई भी चीज़ बिल्कुल शार्प नहीं है एक्सेप्ट रेजर। रेजर बिल्कुल शार्प होता है ना, कट वगैरह भी लग जाता है, नाइफ बिल्कुल शार्प होता है। बट मैंने आपको बोला कि आप वॉल बनाइए, तो आपने क्या किया, सिंपल रेक्टेंगल लिया, उसको एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, बिल्कुल आपको एक कॉर्नर दिखेगा, समझ रहे आप। तो उस कॉर्नर को क्या करना है, हमें रिमूव करना है, ताकि हम एक रियल चीज के मतलब उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, एक रियल इम्पैक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो उस इम्पैक्ट को ऐड करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है 1001 बिट टूल में, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड कॉर्नर। राउंड कॉर्नर भी इसीलिए ही यूज़ किया जाता है, ये कम्प्लीटली अलग है। इसके अंदर आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, एजेस को फिलेट करने के लिए, एजेस को राउंड करने के लिए, एंड एक ऑप्शन नॉर्मली आपके पास एक्सट्रूड करने के लिए होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हम करते हैं, हम राउंड कॉर्नर में करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने बोला कि भाई ये ट्री है, आपको इसकी कॉपी लेनी, तो आप सिंपली क्या करेंगे, उस ट्री को लेंगे, आप उसके डिफरेंट कॉपी ले लेंगे। लेकिन क्या एक्चुअल वर्ल्ड में इतना
इतनी सिमिलरिटीज पॉसिबल है कि सनफ्लावर्स हैं, बहुत सारे सनफ्लावर, लेकिन क्या सभी सनफ्लावर एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है? कोई ना कोई लीफ में चेंज होगा, कोई साइज में बड़ा होगा, कोई रोटेशन में चेंज होगा, है ना? होता है ना, कोई चीज़ बिल्कुल सिमिलर नहीं होती ना। तो उस चीज़ को यूज़ करने के लिए एक ऑप्शन होता है रोटेशन, रोटेशन, रैंडम स्केल करना। तो ये सारे जितने भी ऑप्शन होते हैं ना, ये आपको जीएचएस के अंदर मिल जाते हैं। मैंने बोला कि आपको ना एक सपोज कीजिए आपके पास एक बीम है, एक कॉलम है, बीम ले लीजिए, कॉलम ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए। वहाँ पर ना आपको क्या करना है, जो हमारी बेल होती है ना, मनी प्लांट होता है, उसको आपको रोटेट करना है। तो आप क्या कर रहे हैं, एक आपने प्लांट लिया, उसको कॉपी किया, देन थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिया, वहां पे कॉपी किया, मतलब आप मैन्युअली कर रहे हैं, हर एक चीज को मैन्युअली कॉपी कर रहे हैं। एक सेकंड चीज आप क्या कर रहे हैं, आपने पाथ बना दिया, एक पाथ बनाया, सिंपली प्लांट को चूज किया और उसने ऑटोमेटिकली कॉपी को जनरेट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, आपका टाइम सेव हुआ। और वो किसने किया, आपका जीएचएस पावर बार ने। जीएचएस पावर बार के अंदर ये ऑप्शन है। इसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक एंडस्केप एंड वीरे के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो वहां पे हमने एक और प्लगइन के बारे में बात किया था, लूमियन के बारे में। आई होप याद होगा आप सभी को। तो इसके अंदर एक एक्सटेंशन है आपके पास, लूमियन लाइव सिंक्रोनाइजेशन। दैट मीन्स, अच्छा सिंक्रोनाइज करने का मतलब क्या है कि आपने दो सॉफ्टवेयर को एक दूसरे से लिंक करा दिया। समझ में आया आपको? मीन्स आप कोई भी चेंज कर रहे हैं, वो एज इट इज चेंज आपका सॉफ्टवेयर के अंदर भी हो रहा है, वो एज इट इज चेंज आपका रेंडर इंजन के अंदर भी हो रहा है। तो उसके लिए एक एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करना होता है अगर आप लूमियन को यूज करते हैं तो उसके लिए एक एक्सटेंशन है सिंपली लूमियन लाइव सिंक्रोनाइजेशन। इसे कैसे यूज करना है ये भी हम कवर करेंगे इस ट्रेनिंग में, ठीक है? तो ये कुछ एक्सटेंशन है। इसके अलावा बाकी भी एक्सटेंशन होते हैं, जैसे मटेरियल रिसाइजर है, इसका हम यूज करते हैं, जहाँ पर आपको क्या करना होता है, किसी भी स्केल को, कोई भी मटेरियल है उसको रिसाइज करना है। सिंपली मैंने आपको बोला कि आपको एक्सटीरियर को कोई डिजाइन बनाना है, आपने क्या कर लिया, किसी भी कंपोनेंट को पिक कर लिया, आपने किसी भी एक्सटीरियर की इमेज को पिक कर लिया एंड आपने वहाँ पे उसे प्लेस कर दिया, ठीक है? लेकिन जितना ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉलीगन हैवी होंगे, उसी तरीके से आपकी फाइल भी हैवी होगी, है ना? जितने हैवी फाइल आप यूज़ करेंगे, वहीं पे आप क्या कर रहे हो, बहुत पीछे कुछ आपने डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत पीछे कुछ बनाया हुआ है, कोई मॉडल प्लेस है, वहाँ पर कोई एक्सटीरियर का कोई भी पार्ट है, वहाँ पे आपने देखा कि ओनली इस फाइल का साइज 4K के अंदर जा रहा है। आपकी पिक्चर में दिख भी नहीं रहा है वो चीज़, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। 4K के अंदर इमेज है, वहाँ पर हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो नॉर्मली 200-300 पिक्सल्स का भी होगा, बिकॉज इतना डिस्टेंस से आपके रेंडर, जहाँ पर आप रेंडर कर रहे हैं उस डिस्टेंस से इतना ज़्यादा उसके अंदर लेंथ प्रोवाइड है कि आपको वो दिख ही नहीं पा रहा है। तो वहाँ पर उसकी नीड नहीं है ना। अगर आप लो रेजोल्यूशन में रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो उसे कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मटीरियल रिसाइजर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको इसे यूज़ करना है। अभी जैसे आप स्केचअप में डिज़ाइनिंग करते हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको रेक्टेंगल डिज़ाइन करना है, अभी रेक्टेंगल से आपको बॉक्स बनाना है, तो आपने बॉक्स बनाया, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको 2 टाइप के फेस मिलेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हर एक फेस को यूज़ करना होता है उसकी करेक्ट पोजीशन में। तो उसको सिंगल क्लिक करके आप रिवर्स कर रहे हैं फेसेस को, तो वो सही तरीका नहीं है। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं फ्रंट फेस एक्सटेंशन का, जिसमें क्या होगा, सिंपली आपको एक इनकरेक्ट फेस को पिक करना है एंड जितने भी इनकरेक्ट फेसेस आपको दिख रहे हैं आप उसमें सिंगल क्लिक करते हुए जाएंगे और वो ऑटोमेटिकली आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो इससे आप यूज़ कर सकते हैं। यहीं पे अगर मैंने आपको बोला कि आपको ना इंटीरियर का डिज़ाइन करना है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, टाइल को प्रोवाइड करना है, टाइल्स आपको बनानी है, ठीक है? फिर थोड़ा टाइम के आपने कंप्लीट टाइल्स वगैरह बनाया, मैंने बोला नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, आप क्या कीजिए ना, इधर फ्लोर, वुडन का फ्लोर बना दीजिए। तो आपने क्या किया, देन वुडन का फ्लोर बनाया। देन मैंने बोला नहीं, इस टाइप का डिजाइन थोड़ा सा इसमें चेंज कीजिए। समझ रहे आप कि मैं जो चीज़ हैवी है ना, जिस चीज़ को करने में टाइम लग रहा है, टाइल एक आपने टाइल बनाई और उसके अंदर आपने डिफरेंट टूल्स यूज़ किए एक्सट्रूड करने के लिए, बेवल करने के लिए, बाकी चीज़ों को क्रिएट करने के लिए, डेप्थ को क्रिएट करने के लिए आप डिटेल में वर्क कर रहे हैं। लेकिन क्या उसी चीज़ को आप लो कर सकते हैं, लो टाइम में कर सकते हैं, थोड़े कम टाइम में कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपके पास एक एक्सटेंशन होता है फ्लोर जनरेटर, शॉर्ट में हम इसको FLNGEN बोलते हैं। इसका कंप्लीट फ्लोर जनरेटर होता है इसका नेम, ठीक है? तो इस
एक्सटेंशन की हेल्प से आपके पास जितनी भी टाइप की टाइल्स होती है ना, मैक्सिमम जितने भी टाइप की टाइल्स होती है, उन सभी का आपको एक प्रीव्यू मिल जाते हैं। आपने क्या किया, जितना आपका फ्लोर आपको बनाना है, आपने उस फ्लोर के अंदर, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपने रेक्टेंगल बनाया। सिंपल होता है बिल्कुल। आपने रेक्टेंगल बनाया ना, रेक्टेंगल बनाने के बाद आपको जिस टाइप का डिज़ाइन क्रिएट करना है फ्लोर में, आपने उस डिज़ाइन को सिलेक्ट किया, आपने अपने डायमेंशंस को प्रोवाइड किया और आपने सिंपली क्लिक किया। क्लिक करते ही विदिन 2 to 3 मिनट्स वो क्या कर देगा, आपके फ्लोर को जनरेट कर देगा। इससे भी आपका टाइम सेव होगा, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड इसी की तरह एक और एक्सटेंशन हमारे पास है, दैट इज़ कर्वी लॉफ्ट। तो इसका भी हम यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको कुछ भी लाइन है, कोई भी आपका शेप है, कोई भी आपका टेक्स्ट है, उसको आपको राउंड फॉर्म के अंदर करना है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कर्वी लॉफ्ट का। तो ये कुछ एक्सटेंशन होंगे जिसको हम कंप्लीट ट्रेनिंग के अंदर कवर करेंगे। तो आपने क्या किया, इस कंप्लीट ट्रेनिंग में आपने एक्सटेंशन को कवर कर लिया, आपने स्केचअप को कवर कर लिया, आपने लेआउट कर लिया, आपने क्या किया, डिफरेंट रेंडर इंजन्स को कवर कर लिया। तो आपने काफ़ी कुछ सीख लिया, ठीक है, आपको कंप्लीट एक्सपोजर मिल गया। तो एंड में इन सभी चीज़ों को सीखने के बाद आप किस टाइप के रिजल्ट्स बना सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो ये आप देख सकते हैं। एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग यू कैन मेक दिस टाइप ऑफ रेंडरिंग्स। जैसे ये एक्सटीरियर की रेंडरिंग है, तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो आप सभी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। आपको लाइट इम्पैक्ट दिख रहा होगा, आप इस टाइप की लाइटिंग को बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एक लाइट इम्पैक्ट दिख रहा है, ये जो लाइटिंग होती है ना, इसी के बारे में बात कर रही थी, IES लाइटिंग के बारे में। तो इसके ऊपर कैसे आपको क्रिएट करना है, डिफरेंट वुडन मटेरियल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अलग मटेरियल दिख रहा है, टाइलिंग का आपको अलग मटेरियल दिख रहा है, आपको ग्रास का अलग मटेरियल दिख रहा है, आपको वुडन शेड का अलग मटेरियल दिख रहा है। तो ये मटेरियल्स को कैसे क्रिएट करना है ये आपको पता चलेगा। आपको फसाड डिज़ाइनिंग के बारे में पता चलेगा, ठीक है। वेदर को कैसे कंट्रोल करना है आपको उसके बारे में पता चलेगा। डिफरेंट टाइप के डिज़ाइनिंग के टूल्स आपको पता चलेंगे। आपको साइट डिज़ाइनिंग, बिकॉज अभी आपने नोटिस किया होगा कि ओनली यहाँ पे मॉडल नहीं है, यहाँ पर आपको बैक पोर्शन के अंदर भी अलग हाउसेस दिख रहे होंगे, इधर भी आपको दिख रहे होंगे, आपको डिफरेंट टाइप के ट्रीज यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो ये जितना भी पोर्शन होता है ना, इसको कैसे डिज़ाइन करना है ये भी हम सीखने वाले हैं। तो एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग आप इस टाइप के डिज़ाइन को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई, अच्छा ओनली डे टाइम नहीं, आपको नाइट टाइम बनाना है, आपको इवनिंग बनाना है, सनसेट बनाना है, सनराइज बनाना है, कोई भी टाइम का आप रेंडर लेना चाहते हैं आप इजीली ले सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। आपको क्लाउडी वेदर चाहिए, आप क्लाउड की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपको फोगी एनवायरनमेंट चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके रेंडर में फोग वगैरह दिखे, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको स्नो वगैरह को दिखाना है, आप वो आप कर सकते हैं। आपको ऑटम वेदर चाहिए तो आप वो आप बना सकते हो। तो हर एक टाइप के डिज़ाइनिंग, हर एक टाइप का वेदर आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप लूमियन को यूज़ करते हैं ना, अगर आप फ्यूचर में लूमियन के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको स्नो गिरते हुए आप दिखा सकते हैं, आप रेन वहाँ पे शो करा सकते हैं। तो बहुत सारे टाइप की चीज़ें हैं जो आप लूमियन में भी कर सकते हैं, बट एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंडस्केप बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। तो ये सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। अभी ये हमने बात करा एक्सटीरियर के बारे में कि किस टाइप की एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग आप कर पाएंगे। यहाँ पे इसी टाइप से आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आप कंप्लीटली देख सकते हैं यहाँ पे इंटीरियर के अंदर भी यहाँ पर आपको लाइटिंग का इम्पैक्ट दिख रहा होगा, है ना। तो इस टाइप की लाइटिंग आपको कैसे क्रिएट करनी है, मीन्स इसको आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो लाइन लाइट एक होती है आपके पास, एंडस्केप में भी होती है, वीरे में भी होती है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैंडल के आसपास आपको इम्पैक्ट दिख रहा होगा एक अलग टाइप का, तो इस टाइप के इम्पैक्ट को आपको कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको सनलाइट का यूज़ कैसे करना है, ठीक है, कितना इंटेंसिटी होना चाहिए, कहाँ पे कौन से लाइट को यूज़ करना चाहिए, बिकॉज लाइटिंग तो बहुत टाइप की होती है। सपोज कीजिए सेम व्यू है आपके पास बट आपने ब्लू कलर की लाइट को यूज़ किया हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट आपको इतना अच्छा नहीं मिलने वाला है ना। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप की लाइट्स को यूज़ करना है, कौन से कलर को आप यूज़ करना चाहते हैं, तो उसका भी हम लोग ये कंप्लीट ब्रीफ रखेंगे। तो उसे कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो इस टाइप की कंप्लीटली इंटीरियर को फाइन डिटेल्स जो है ना ये आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी जैसे कि मैंने आपको बताया एंडस्केप के अंदर आप वॉक थ्रू को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक कंप्लीट वॉक थ्रू दिखा रही हूँ जिसको आप एंडस्केप में क्रिएट किया गया है। आप डिटेल्स देख सकते हैं इसे,
एंड आई थिंक आपने देखा भी होगा कुछ स्टूडेंट्स ने आप में से, बिकॉज़ यूट्यूब के ऊपर भी ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप एक बार से चेक कीजिए। टाइप की वॉक थ्रू आप भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई वांट कि आप लोग जितना ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ों को आप भी सीख पाएंगे, ठीक है। बट आपसे बस मुझे 2 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट, आपकी कमिटमेंट कि आप रेगुलरली क्लास को अटेंड करेंगे, एंड सेकंड, आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर पाएंगे चीज़ों को।
ठीक है, अभी हम लोग एक नॉर्मल लेवल पे काम कर रहे हैं, अभी एक बेसिक लेवल पे काम कर रहे हैं, तो लैंडस्केप भी हम ही डेकोरेट कर रहे हैं, हम मॉडल भी खुद बना रहे हैं, हम लाइटिंग भी खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, मटेरियल भी खुद लगा रहे हैं। बट कंपनीज के अंदर ऐसा नहीं होता है। उसके लिए क्या होता है, एक प्रोजेक्ट को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट सेगमेंट्स में, कि ये सेगमेंट आपका लैंडस्केप डिज़ाइन करने वाला है, ये सेगमेंट आपका मॉडलिंग करने वाला है, ये सेगमेंट आपका वहाँ पे मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करने वाला है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये सभी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा कि कैसे इन पे वर्क करना है, ये सभी चीज़ें आपको समझ आएंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली स्केचअप के बारे में है कि क्या होता है, कहाँ कहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फिल्म एंड वीडियो गेमिंग के लिए भी स्केचअप को यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे भी आप इन पे वर्क कर सकते हैं। सो आपको स्केचअप के बारे में पता चला, स्केचअप है क्या। अभी हम बात करते हैं कि स्केचअप को अगर हम यूज़ करते तो उसकी फीचर्स क्या है, किस लिए हमें स्केचअप को यूज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट इसके अंदर है दैट इज़ ईजी टू मॉडिफाई, कि आप कम्प्लीटली क्या कर सकते हैं, ईजिली इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शंस आपके पास होते हैं, इसके अंदर आप एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं मॉडिफाई करने के लिए। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, स्केचअप एक छोटा सॉफ्टवेयर है, तो इसके अंदर मॉडलिंग के बहुत ज़्यादा टूल्स नहीं हैं। मीन्स कि आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अलग अलग चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आपका क्या कर रहा है, आपको टूल्स मिले हुए वहाँ पे, आपको एक्सटेंशन का यूज़ करना, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स मिल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या कर रहा है, टाइम सेविंग मिल रहा है आपको। ठीक है, इसके अलावा अगर आप स्केचअप में डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को कंपैटिबली दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक्सटीरियर रेंडरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, प्लान को इंपोर्ट करना होगा। तो प्लानिंग हम किस में करते हैं, ऑटोकैड के अंदर। तो ऑटोकैड के साथ आप स्केचअप को लिंक करा सकते हैं। ठीक है, स्केचअप के अंदर आपने डिज़ाइनिंग कर ली, बट आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मॉडिफाई आपको करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, 3ds मैक्स का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपनी मॉडल को स्केचअप से 3ds मैक्स में शिफ्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं, आप डिटेल प्रोवाइड कराना चाहते हैं, आपको मॉडलिंग के अंदर डिटेल प्रोवाइड करनी है, तो आप 3ds मैक्स पे शिफ्ट करेंगे। अगर आपको अपनी मॉडल की डिटेल्स देनी है कि कितना कंस्ट्रक्शन इसके अंदर होने वाला है, कितनी ब्रिक्स इसमें लगने वाली है, कंप्लीट BIM सॉल्यूशन आप देना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप इसे लिंक कर सकते हैं रेविट के साथ। तो स्केचअप जो है ये कंपैटिबल है अदर सॉफ्टवेयर के साथ। इसके अलावा इफ़ेक्टिव टूल्स, इसका एक बहुत मेजर आपके पास हम बोल सकते हैं, बहुत मेजर यूज़ होता है स्केचअप को यूज़ करने के लिए, कि बहुत सारे जो आर्किटेक्ट होते हैं, जो इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, वो स्केचअप को इसलिए भी प्रेफर करते हैं बिकॉज इफ़ेक्टिव टूल्स आपको मिलते हैं। लिमिटेड टूल है बट इफ़ेक्टिव है। पुश पुल कमांड आपके पास है, फॉलो मी कमांड आपके पास है। जैसे फॉलो मी एक कमांड है स्केचअप के अंदर, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की माउंटिंग्स को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे किसी शेप को फिल रूप कराना है, ठीक है, तो वहाँ आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो इफ़ेक्टिव टूल्स इसके पास हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको क्या करना होगा, अपने मॉडल में अलग अलग चीज़ों को इंपोर्ट कराना होगा। तो हर एक चीज़ को आपको क्रिएट करने का नीड नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उन कंपोनेंट्स को पिक कर सकते हैं। कहाँ से आप उन्हें पिक करेंगे, स्केचअप आपको प्रोवाइड करता है 3D वेयरहाउस, जिसके अंदर आपको मिलियंस ऑफ फ्री कंपोनेंट मिल जाते हैं। मिलियंस ऑफ फ्री कंपोनेंट मतलब आप समझ रहे हैं ना उस चीज़ का, कि अगर आपको ट्री चाहिए, आप सिंपली वहाँ पे 3D वेयरहाउस के ऑप्शन पे जाएंगे, आपने ट्री को सर्च किया तो आपके पास इतने ज़्यादा ट्री की एग्जांपल्स मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली उन्हें क्या कर सकते हैं, अपने मॉडल में यूज़ कर सकते हैं। आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, आपको फर्नीचर डिज़ाइन करना है, कोई सोफ़ा आप डिज़ाइन कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपली आप 3D वेयरहाउस के ऑप्शन पे आपने क्लिक किया, वहाँ पर आपने सोफ़ा सर्च किया और आपने डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर लिया। वहाँ आप क्या कर सकते हैं ना, टाइम सेव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम एक्सटेंशन को कवर करेंगे, तो उन एक्सटेंशन को ना आपको डाउनलोड करना होता है। डिफरेंट साइट्स आपके पास होती है, जैसे एक साइट है आपके पास स्केचुकेशन, ठीक है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइप के एक्सटेंशन मिल जाते हैं। लेकिन स्केचअप का खुद का भी एक एक्सटेंशन स्टोर है, दैट इज एक्सटेंशन वेयरहाउस। वहाँ पर आपको मैक्सिमम जो एक्सटेंशन होते हैं वो फ्री में प्रोवाइड होते हैं। इस ट्रेनिंग में जितने भी एक्सटेंशन आप यूज़ करने वाले हैं उसको आप डायरेक्टली एक्सटेंशन वेयरहाउस से या फिर sketchup.cg टिप से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, बट बहुत यूज़फुल एक्सटेंशन है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है। अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को इसको बहुत ज़्यादा फीचरिस्टिक बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एक्सटेंशन वेयरहाउस का यूज़ करना है।
ठीक है। यहीं पे सपोज कीजिए मैंने आपको बोला कि आपने एक्सटीरियर को डिज़ाइन किया, ठीक है। एक्सटीरियर को डिज़ाइन करने के बाद एज इट इज़ आपको अपने एक्सटीरियर को प्लेस करना है किसी लोकेशन पे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उस लोकेशन को बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे ना, बट वहाँ पे एक्सटेंशन वेयर हाउस की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एक एक्सटेंशन होता है आपके पास जिसके अंदर आप जियो लोकेशन का यूज़ करेंगे। अच्छा, जियो लोकेशन क्या है, सपोज कीजिए आपको क्या करना है, अपने एक एक्सटीरियर को डिज़ाइन करना है एंड उसी एक्सटीरियर की जो साइट है वो आपकी गूगल मैप पे है, ठीक है। कंप्लीट पैसे तो हैं हमारे पास, बस 3D के अंदर है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप गए वहाँ पे जियो लोकेशन पे, आपने क्या किया, अपना उस साइट को सर्च किया एंड आपने डायरेक्टली उस साइट को डाउनलोड कर लिया। बहुत सिंपल सा स्टेप होता है, मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है उसे। एंड डाउनलोड करने के बाद एक एक्सटेंशन है आपके पास, आप डायरेक्टली उस एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे एंड आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उस कंप्लीट साइट को बना सकते हैं सिंगल क्लिक के अंदर। आपको वाटर बनाना है आप वाटर बना सकते हैं, आपको सैंड बनाना है आप सैंड वहाँ पे बना सकते हैं, रोड आपको बनानी है तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देता है। तो वो किसकी हेल्प से आप क्रिएट करते हैं, जियो लोकेशन की हेल्प से। यहीं पे अगर आप एक्सटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं और वहाँ पे आपको टेरेन वगैरह बनानी है, आपको लेवल के अंदर एक्सटीरियर को डिज़ाइन करना है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं सैंड बॉक्स का। सैंड बॉक्स की हेल्प से आप इजीली टेरेन को क्रिएट कर सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स है स्केचअप के जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, स्केचअप को प्रेफर करते हैं यूज़ करने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ लर्निंग स्केचअप। कि स्केचअप आपने सीख लिया, बट अगर आपसे कोई पूछे कि इसके बेनिफिट क्या है तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज क्विक डिजाइनिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक्सटेंशन की हेल्प से एंड स्केचअप के टूल्स की हेल्प से आप क्विकली इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी ओवरऑल इंडिया के अंदर या इवन आउट ऑफ इंडिया बात करते हैं तो स्केचअप जो है ये एक रनिंग सॉफ्टवेयर है। डे बाय डे इसकी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी, सबसे मेन जो रीज़न है ना वो है कंपैटिबिलिटी अदर सॉफ्टवेयर के साथ एंड सेकंड 3D वेयर हाउस। जितने भी पीपल स्केचअप को यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उनसे उसका रीज़न पूछेंगे ना कि मॉडल तो डिज़ाइन करना 3D स्टैक्स में कर लीजिए, आप रेविट में कर लीजिए, आप माया में कर लीजिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, स्केचअप ही क्यों, बिकॉज वहाँ पे आपको क्विक डिज़ाइनिंग मिल रही है, आप वहाँ पे क्विकली लिमिटेड टूल्स के साथ एक इफेक्टिव डिज़ाइनिंग क्रिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये रीज़न है स्केचअप को लर्न करने का, इवन इसका बेनिफिट भी है। एंड अगर इतने ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं तो ये भी इसका एक बेनिफिट है, क्योंकि आर्किटेक्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं स्केचअप को, बिकॉज क्विकली डिज़ाइनिंग होते हैं। तो जितना ज़्यादा टाइम आप सेव कर पाएंगे डिज़ाइनिंग के अंदर, उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो आर्किटेक्ट के लिए यूज़ करते हैं एंड अगर आप यूज़ कर रहे हैं इसे तो आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, राइट। कि अगर आपको स्केचअप डिटेल में आता है एंड माशाल्लाह आपने स्केचअप के साथ एंडस्केप एंड वीरे भी सीख लिया, तो आप क्या कर पा रहे हैं, आपने अपनी स्किल्स को एनहांस किया, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट सेक्टर के अंदर आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसमें आप स्केचअप को ऐड कर सकते हैं। बिकॉज करंटली स्केचअप बहुत ग्रो कर रहा है एज कम्पेयर अदर सॉफ्टवेयर। तो अगर आप एक मास्टरी को अचीव करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो ओनली स्केचअप की हेल्प से, ऑटोकैड की हेल्प से एंड डिफरेंट रेंडर इंजन की हेल्प से आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्केचअप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि ठीक है आर्किटेक्ट लोग यूज़ कर रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, फ्रीलांसिंग आप कर पा रहे हैं, क्विक डिज़ाइनिंग आप कर पा रहे हैं, तो क्या कर रहा है, ये कंप्लीट आर्किटेक्ट की फील्ड को लीड कर रहा है। तो लीडिंग बाय 3D डिज़ाइनर कि क्विक डिज़ाइनिंग आप कर पा रहे हैं, आर्किटेक्ट इसे यूज़ कर रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आपको डिफरेंट टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो 3D डिज़ाइन की फील्ड में, डिज़ाइनिंग की फील्ड में स्केचअप क्या कर रहा है, इसे लीड कर रहा है, राइट। इसके अलावा इंजन, रेंडर इंजन की हेल्प से आप क्विक एनिमेशन हम वॉक थ्रू बना सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बात करी इसके बारे में। एंड डिफरेंट टाइप के आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज मिलते हैं, तो इनका क्या कर सकते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर होगा आई थिंक आपको। देन हम यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं अबाउट हिस्ट्री ऑफ स्केचअप,
कि स्केचअप की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले जो स्केचअप है इसको लास्ट सॉफ्टवेयर नाम की कंपनी है, तो इन्होंने इसको बनाया था। ठीक है, इसके जो को फाउंडर थे दैट इज ब्रेड शेल एंड जो एश, तो इन्होंने इसे स्टार्ट किया था। कुछ टाइम पहले अराउंड 2006 में गूगल ने इसे एक्वायर कर लिया था। लास्ट सॉफ्टवेयर इसकी कंपनी थी जिसने क्या किया था, फाउंडर थे स्केचअप के, बट बाद में गूगल ने इसे परचेज कर लिया था लास्ट सॉफ्टवेयर से। एंड इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको जियो लोकेशन के बारे में बताया, तो इसने क्या कर दिया था, इसको गूगल अर्थ से कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, एक प्लगइन बना दिया गूगल अर्थ। एंड जैसे ही गूगल ने इसको परचेज किया था किससे, लास्ट सॉफ्टवेयर से, तो स्केचअप का जो नेम था उसको रीनेम करके क्या कर दिया गया था, गूगल स्केचअप। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, गूगल स्केचअप ने ही मतलब गूगल ने ही स्केचअप के डिफरेंट वर्जन्स को लॉन्च किया था। जैसे गूगल स्केचअप 6 था आपके पास, प्रो था। ठीक है, मतलब 2 वर्जन में डिवाइड कर देते बेसिकली इसको। एक आपके पास स्टूडेंट वर्जन था जिसमें आपको नॉर्मल स्केचअप मिल जाता है, और एक प्रोफेशनल वर्जन होता है। डिफरेंस कहाँ पे होता है उसके अंदर, टूल्स के अंदर। पहला टूल्स होता है और दूसरा एक वाटरमार्क होता है। वाटरमार्क आई थिंक आप सभी को पता होगा वाटरमार्क क्या होता है। तो ये 2 टाइप के आपको वर्जन मिले थे। पहला आपका बीटा वर्जन या इसको स्टूडेंट वर्जन आप बोल सकते हैं, एंड दूसरा आपको क्या मिला था इसके अंदर, एक प्रोफेशनल वर्जन मिला था। गूगल स्केचअप इतना पॉपुलर क्यों हुआ था, पहले स्केचअप के बारे में लोग इतना नहीं जानते थे, बट बाद में स्केचअप बहुत पॉपुलर हो गया था। किसकी वजह से, 3D वेयरहाउस की वजह से। अभी हमने बात किया 3D वेयरहाउस के बारे में, राइट, कि डिफरेंट टाइप के प्लगइन्स आपको मिल रहे हैं। तो उन सभी प्लगइन्स को किसने इंक्लूड किया था, उस टूल को किसने इसके अंदर ऐड किया था स्केचअप के अंदर, गूगल ने, जिसकी वजह से स्केचअप वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ था। तो ये किसने आपको मतलब एक बोल सकते हैं कि एक न्यू पोजीशन जो मिली थी डिजाइनिंग की फील्ड में स्केचअप को, वो किसकी वजह से मिली थी आपके पास, गूगल की वजह से। ठीक है, इसके बाद 2008 में स्केचअप 7 वहाँ पे लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर एक कंपोनेंट ब्राउजर का ऑप्शन 3D वेयरहाउस में ऐड कर दिया गया था। 2 टाइप की टर्म होती है आपके पास स्केचअप में, फर्स्ट वन इज ग्रुप एंड सेकंड वन इज कंपोनेंट। तो कंपोनेंट ब्राउजिंग के लिए गूगल ने स्केचअप के अंदर एक टर्म ऐड की थी, स्केचअप कंपोनेंट, जिसकी हेल्प से आप डायरेक्टली इसे सर्च वगैरह कर पाते थे। ठीक है, लेआउट इसके अंदर गूगल ने ऐड किया था, जिसकी वजह से हम डिटेलिंग को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें इसको किसने प्रोवाइड करी थी, गूगल ने प्रोवाइड करी थी। इसके अलावा जियो लोकेशन, गूगल मैप एंड मैप वगैरह के लिए भी इसे प्रोवाइड किया गया था। तो ये सभी चीज़ें किसने दिया था, इसको गूगल ने दिया था। बट रिसेंटली 2013 में ट्रिम्बल एक कंपनी है जिसने गूगल से इसे परचेज किया था। पहला जो इसकी मेन कंपनी है दैट इज लास्ट सॉफ्टवेयर, सेकेंड वन इज गूगल, जिसके बाद इसका नेम चेंज कर दिया गया था गूगल स्केचअप, एंड द लास्ट वन जो कि अभी रिसेंटली इसकी ऑनर है दैट इज ट्रिम्बल। तो अभी मैक्सिमम लोगों को ये कंफ्यूजन है कि जो सॉफ्टवेयर है ना आपका स्केचअप, वो गूगल का सॉफ्टवेयर है, बट नहीं, अभी ये ट्रिम्बल ने परचेज कर लिया है इसे। एंड जो एक्सटेंशन वेयरहाउस की जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये इसको किसने प्रोवाइड करा है, ट्रिम्बल ने प्रोवाइड किया। ठीक है, इसके ये तो कंप्लीट हिस्ट्री है स्केचअप की कि कैसे स्टार्ट हुआ, किसने फाउंड किया इसे, इसके अलावा अभी इसे कौन ऑन कर रहा है, बीच में से किसे ऑन किया था। तो ये कंप्लीट आपका हिस्ट्री है स्केचअप के बारे में। एंड लास्टली आपका यूजर इंटरफेस आ जाता है कि किस टाइप से स्केचअप आपका शो होगा। तो ये कंप्लीट विंडो जो आपको दिख रही है, इस कंप्लीट विंडो को क्या बोलते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं, कैसे इन्हें यूज़ करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो आई होप कंप्लीट जो क्लास है आज की उसमें आपको कंप्लीट ब्रीफ मिल गया होगा कि कैसे स्केचअप के अंदर हम कंप्लीट ट्रेनिंग को करने वाले हैं। तो मैं एंड करती हूँ सेशन को। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर।